हेलो बच्चों, तो मैं आ गई हूँ। आई एम प्रज्ञा गोयल एंड आई एम बैक। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है क्लास 10th का, और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो ये चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। टोटल मार्क्स है इसके 7 मार्क्स का आएगा। 2 क्वेश्चंस एमसीक्यू में आएंगे, एक एक नंबर के। एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो 2 + 5 7। ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस कर रही हूँ। अगर पीवाईक्यू डिस्कस करने होंगे तो मुझे कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब देखो, इसका जो सबसे पहला फॉर्मूला इम्पोर्टेंट वो है Q = N × E। Q क्या है? टोटल चार्ज। ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या है? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है ना। तो इतना चार्ज होता है हर एक इलेक्ट्रॉन पे। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे। अब देखो, क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो देखो, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 कूलम ऑफ चार्ज में। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, Q = N × E। Q की जो वैल्यू दे दी वो उसने 1 कूलम दे दी। N हमें निकालना है। चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो N कितना हो जाएगा? 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये पावर -19 नीचे है। ठीक है ना। नीचे -19 है, ऊपर आके क्या हो गया? ये प्लस का 19। ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है ना। तो ये पॉइंट हटाया हमने, 10 से मल्टीप्लाई करा। अब ये बचा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। ठीक है। तो अब जो आंसर आया हमारा वो आया 5 × 10⁻19/8। अब देखो, 10⁻19 है ना ये, तो इसमें से एक जीरो मैंने इधर ले लिया, 50 कर दिया इसको। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा? 10⁻18। ठीक है ना, अपॉन 8। इसको काटा, 8 6 48.25 आ जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो ये आया 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर रेजिस्टेंस या फिर एक्सटर्नल कंडीशंस कांस्टेंट रखी तो जो पोटेंशियल होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना जितना तुम पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना उतना करंट बढ़ता रहेगा। ठीक है ना। ठीक है। यानी कि अगर तुमने पहले तुम्हारा पोटेंशियल था 20 वोल्ट, उसमें करंट आ रहा था कितना? 2 एम्पियर। तो जब तुमने पोटेंशियल बढ़ा दिया 40 वोल्ट, तो करंट कितना हो जाना चाहिए? करंट कितना होना चाहिए? अब इसको कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है। तो R = V/I, यानी कि 20/2 विच इज इक्वल्स टू 10 ओम। पहले की जो रेजिस्टेंस थी वो कितनी थी? 10 ओम। तो अब की भी जो नई रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 10। यानी कि जब तुमने पोटेंशियल 20 कर दिया, ठीक है ना, तो जब तुमने पोटेंशियल 20 कर दिया तो यहाँ से I कितना आ जाएगा तुम्हारा? 4 एम्पियर। ठीक है ना। करंट कितना हो जाना चाहिए? 4 एम्पियर। ठीक है। तो ये कहता है क्योंकि रेजिस्टेंस एक मतलब एक मेटल की क्वालिटी है ना। जैसे कि अगर कोई सिल्वर है, तो अगर तुमने उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया और प्रेशर कम नहीं किया, या फिर प्रेशर नहीं बढ़ाया, एक्सटर्नल कंडीशंस तुमने सेम रखी, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह सब कुछ सेम रखा, तो जो रेजिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट ही रहती है ना। अगर सिल्वर में बहुत कम रेजिस्टेंस है तो हमेशा कम ही रहेगी। हाँ, अगर तुम सिल्वर की प्रॉपर्टी चेंज कर दोगे तो वो बात एक अलग हो जाएगी। ठीक है ना। तो if all the external conditions remains the same, then the resistance should remain constant, and the resistance is the ratio of potential upon current. It means if you will increase potential, then current will also increase. If you will decrease potential, then current will also decrease. So ये ग्राफ है, VI ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन जाती है। इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो हमें क्या दे देता है? इसकी रेजिस्टेंस। अब देखो, क्योंकि हम फॉर्मूलेज का डिस्कशन कर रहे हैं सीरीज में, तो हम यहाँ पे सारे मैंने फॉर्मूलेज लिख लिए हैं। जो मेरा सबसे पहला फॉर्मूला है वो है I = Q/T। ठीक है ना। एक और फॉर्मूला है, थोड़े से फॉर्मूले मैंने सीरीज वाइज नहीं लिखे हैं, इनको आप लर्न कर लेना। दूसरा जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q।
Q इज इक्वल्स टू NE हम डिस्कस कर चुके हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जबकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी प्लस एक्सटर्नल प्रॉपर्टी भी होती है। मतलब अगर आप किसी कंडक्टर की लेंथ बदल रहे हो या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल रहे हो तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? अगर लेंथ बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी न्यूमरेटर में है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इसको आप ऐसे समझो कि जितना ज्यादा आप चलोगे एक सड़क पर उतने ज्यादा आपको स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे, ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, और जितनी मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स होंगे। रेजिस्टेंस क्या है? एक ऑब्स्टिकल। तो जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा, जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे किसी रोड का तो वहां पे चलना इजी हो जाएगा उतने लोगों के लिए। तो यानी कि जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतनी कम रेजिस्टेंस, इनवर्स रिलेशन है। अब देखो, रेजिस्टेंस को आप दो तरीके से कनेक्ट करते हो, एक पैरेलल में, एक सीरीज में। पैरेलल की पहचान क्या होती है? जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे सपोज यहाँ से करंट आई चलता हुआ आ रहा है, तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट चलता आ रहा था, सपोज करो कि 3 एम्पियर का ऊपर चला गया, 2 एम्पियर का नीचे चला गया, तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन है पैरेलल में। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होती है उसका जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, अगर n रेजिस्टेंस है तो अप टू 1/Rn। सीरीज में क्या पहचान होती है? जितना करंट यहाँ से जा रहा है, अगर करंट आई जा रहा है तो कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, आई ही फ्लो करे जा रहा है। तो जो सीरीज में फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का वो होता है R सीरीज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। अब देखो, पावर क्या होती है? पावर यही होती है, वैसे तो पावर ये होती है कि कितना काम कितने टाइम में करा, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है ना। पावर जो होती है वो वर्क अपॉन टाइम होती है। इलेक्ट्रिसिटी में जो हमने पावर का फॉर्मूला डिराइव करा है वो डिराइव करा है पोटेंशियल इनटू करंट का, ठीक है ना, VI। पावर का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है VI। दूसरा फॉर्मूला जो है पावर का, जब हमने V की वैल्यू रखी, V इज इक्वल्स टू क्या है? IR। तो IR को जब हमने I से मल्टीप्लाई करा तो पावर का फॉर्मूला हो गया I²R, ठीक है ना। सेकंड टाइम हमने I की वैल्यू रख दी, ठीक है ना, सेकंड टाइम हमने I की वैल्यू रख दी। जब V इज इक्वल्स टू IR है तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R, ठीक है ना। तो जब हमने V अपॉन R की वैल्यू रखी तो जो पावर का फॉर्मूला बना वो V इंटू V अपॉन R, ठीक है ना। तो V² अपॉन R। तो पावर के 3 फॉर्मूले हो गए, पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया और तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अप्लाई कौन सा फॉर्मूला करना है। अगर तुम्हें करंट कांस्टेंट दे रखा होगा या फिर तुम्हारा सर्किट सीरीज में होगा तो तुम ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर तुम्हें पोटेंशियल कांस्टेंट दे रखा होगा या फिर तुम्हारा सर्किट पैरेलल में होगा तो तुम ये थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और अगर तुम्हें सिंपल पोटेंशियल और करंट दे दी और पावर पूछ ली तो तुम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। अब देखो, हीट एनर्जी प्रोड्यूस, ठीक है ना। अब जैसे कि हीट एनर्जी, जो एनर्जी होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है, और मैंने तुम्हें बताया था कि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि वर्क कितना हो जाएगा? पावर इनटू टाइम, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो पावर इनटू टाइम, पावर है VI इंटू टी। तो एक फॉर्मूला जो बना हीट एनर्जी का वो VIT बना। दूसरा V इज इक्वल्स टू IR इंटू आई इंटू टी, तो I²RT, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। तीसरा, तुमने I की वैल्यू पुट कर दी V अपॉन R, V अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू R, तो V² अपॉन R², R से R गया, V² अपॉन R इंटू टी। तो पावर का ये वो हीट प्रोड्यूस के ये सारे फॉर्मूले बने, ठीक है ना। अब इसके नेक्स्ट सीरीज में अगर तुम्हें PYQ का डिस्कशन चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें पर्सनल कोचिंग पढ़नी होगी तो वो पेड है।